तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम वीनियर्स को डिटेल में समझें, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि दांतों का एक्चुअल रंग होता क्या है? क्या ये प्योर वाइट होते हैं? वी आर गॉड्स क्रिएशन, यू नो। टू बिगिन विथ मैंने यही पूछना है कि एक स्माइल डिजाइन करने के लिए कौन कौन से एस्पेक्ट्स जरूरी हैं? स्माइल जो है, मतलब दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ द योर फेस, यू नो। एंड डॉक्टर साहब, वंस यू लूज अ वीनियर, मान लीजिए कि वीनियर खराब हो गया ड्यू टू एनी विच रीजन, रिप्लेस हो जाएगा या दोबारा से उसकी फिर ग्राइंडिंग होगी दांत की? और नहीं, उसी पे फिर इम्प्रेशंस को क्लीन करके, बिकॉज सारा दांत ठीक है बट सामने के दो, यू कॉल इट डायस्टेमा, दो दांतों के बीच में दो दांतों के बीच में काफी बड़ा गैप होता है। वैसे जो ये कहते हैं जो बीच में स्पेस है, ये तो मिथ बड़ी है कि अगर इफ यू हैव अ डायस्टेमा, पूरा मत बंद करना। अच्छा, अक्सर ये तो हमने बात की दांतों के आकार की, शेप की, पर कभी कभी दांतों का टेक्सचर भी बड़ा या तो चौकी सा होता है, तो उसके लिए आप एस्थेटिकली कैसे उसको इसका पहले तो रीजन ये है व्हाई दिस हैपेंस। मसूड़ों का रंग भी मैटर करता है, कभी कभी हंसने के टाइम पे मसूड़े दिखते हैं एंड दैट इज नोन एज अ गमी स्माइल। और आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, बहुत लोगों के मसूड़ों का कलर ब्राउन होता है। इस जहान में खूबसूरती तो हमेशा ही आकर्षित करती है, और विद द कमिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, खूबसूरती एक नए लेवल पे जाती चली जा रही है। कभी कभी कोई, हमने देखा है, इंसान बहुत ज़्यादा सुंदर है पर एक छोटी सी उसके या तो डेंटल प्रॉब्लम है, या स्माइल इतना ब्यूटीफुल नहीं है, या कोई और ऐसी चीज़ है जो उसकी खूबसूरती को उस मकाम पे नहीं पहुंचने देती जहां पे वो पहुंच सकते हैं। तो आज इसी विषय पे हम बात करने जा रहे हैं, और हमारे साथ आज डॉक्टर नवनीत जी, जो कि एक स्माइल आर्किटेक्ट हैं, आई वुड से शी इज़ अ स्माइल डिज़ाइनर। जितनी खूबसूरत आप हैं उतनी ही खूबसूरती अपने प्रोफेशन को भी ये देते हैं। सो आई एम वेलकमिंग डॉक्टर नवनीत टू आवर शो टुडे हियर ऑन जसवीराज टॉक जोन। और हमारा यही प्रयास है कि हम वो सारी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, वो सारी मेडिकल अवेलेबिलिटीज़ ऑफ फैसिलिटीज़, जो वट एवर इज़ अवेलेबल इन द मेडिकल एरिना टुडे, हम वो सब आपको बताएं, ताकि आपको जब कभी ज़रूरत पड़े तो आप अपने लिए वो सारी सहूलतें ले सकते हैं, मुहैया करा सकते हैं। सो नमस्कार डॉक्टर नवनीत जी। नमस्कार डॉक्टर, ग्लैड टू हैव यू हियर। सेम हियर, थैंक यू सो मच। एंड टू बिगिन विथ मैंने यही पूछना है कि एक स्माइल डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन से एस्पेक्ट्स ज़रूरी हैं? स्माइल जो है, मतलब दिस इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ द योर फेस, यू नो। आजकल जब कोई पिक्चर भी हमने लेनी होती है तो वो फोटोग्राफर यही कहता है, स्माइल प्लीज। सो स्माइल में द सबसे इम्पॉर्टेंट है योर टीथ, हाउ योर टीथ आर अलाइंड, उनकी टीथ की शेप कैसी है, कलर ऑफ द टीथ, एंड नॉट ओनली द टीथ, इट द गम्स ऑल्सो। कईयों की होती है कि स्माइल जब हम ज़्यादा हंसते हैं तो उसमें गम्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, या सो वी कैन कंसिडर कि जो स्माइल डिज़ाइनिंग में हम टीथ को प्लस हमारे गम्स को हम कंसिडर करते हैं। दिस इज़ अ न्यू एडिशन टू द होल थिंग। मैंने सोचा था कि खाली दांत ही स्माइल को रिप्रेजेंट करते हैं, पर हमारे मसूड़े भी, हमारे गम्स भी स्माइल में एक ऐड किरदार निभाते हैं, एक ऐड करते हैं। सो हम कैसे इसको ट्रीट करते हैं? एक ब्यूटीफुल स्माइल कैसे क्रिएट किया जाता है डॉक्टर साहब? जो स्माइल है मैम, वो जो दिस इज़ अ बेसिकली एस्थेटिक्स फील्ड। एस्थेटिक में होता है कि व्हेन व्हाट वी, जो पेशेंट क्या चाहता है वो तो हम टेक्निकली वी विल सी हाउ वी कैन डिज़ाइन द स्माइल। एट द सेम टाइम वी जस्ट वांट कि ज़्यादा हम उसके जो नेचुरल स्ट्रक्चर को उसको प्रिजर्व करें, ज़्यादा उसके फंक्शंस को और फिजियोलॉजिकल उसकी जो है कंडीशन को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। कंजर्वेटिव, या वी हैव टू बी वेरी स्लाइटली कंजर्वेटिव। सो वी लुकिंग एट द टीथ, वी कैन जस्ट गो विद डिफरेंट टाइप ऑफ स्माइल डिज़ाइनिंग। जो आजकल लेटेस्ट चल रहा है, दीज आर द वीनियर्स। सो वीनियर्स में है कि जो आपके दांतों की जो फ्रंट ले उसको है सरफेस, उसकी ही मिनिमल ग्राइंडिंग करते हैं। तो जो थिकनेस ऑफ द वीनियर्स 0.5 mm to 1 mm उतनी है। सो दिस इज द लेटेस्ट गोइंग ऑन फॉर द स्माइल डिजाइनिंग। स्माइल डिजाइनिंग उसमें हम देख लेते हैं कि फ्रंट टीथ ये वीनियर क्यों लगाए जाते हैं?
वीनियर लगाए जाते हैं बिकॉज वैसे तो हम अगर तो आप करना चाहते इसके अपनी अलाइनमेंट, टीथ अलाइनमेंट को या स्माइल डिज़ाइंस को आप प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके लिए वीनियर इसलिए लगा रहे हैं कि उसको कैसे करेंगे करेक्ट, वी हैव टू करेक्ट द स्माइल। स्माइल के या तो ब्रेसेस लगाते हैं, वो उसके लिए इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर। मतलब दांत अगर आगे पीछे हैं, एसिमेट्रिक है या कोई बड़ा है कोई छोटा है, दांतों की मतलब की शेप की एसिमेट्रिक नहीं आ रही, कईयों के टीथ का कलर डिफरेंट है, कई बार ये वी आर सेइंग कि जो टीथ है ब्राउन कलर के पैचेस होते हैं टीथ में, सरफेस स्मूथ नहीं है, एंड एक टीथ सेंट्रल इंसाइजर जो अगले दांत है वो बड़ा है, साथ में बहुत कॉमन होता है हमारा जो सेकंड लेटरल इंसाइजर है वो बहुत छोटा पेग शेप है। सो वी कैन गो फॉर वीनियर लगा रहे हैं कि ताकि वो वी कैन डिज़ाइन द स्माइल, वो सब कुछ जो उसका प्रॉपर स्माइल है उसको वी कैन गिव दैट आर्किटेक्चर टू द स्माइल। तो वीनियर एक ऐसा सोल्यूशन है हमारे पास जो काफी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वीनियर, यस, तो वीनियर बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक लकड़ी का टेबल बनाया, किसी भी चीज का बना लिया, ऊपर आराम से खूबसूरत सी टीक प्लाई का या किसी चीज का एक अच्छा सा पतला सी परत चढ़ा देते हैं और वो लगता है जैसे कितना अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया आपने। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। हाँ जी, हाँ, अगर एक साधारण पत्र पे इसको समझने की कोशिश करें तो वीनियर जस्ट मीन्स कि ऊपर से हम उनकी दांतों की प्रॉपर एक कवरिंग कर लेते हैं, जो हमारी जो लुक है वो सारी चेंज हो जाती है। या सो दिस इज वीनियर, एंड वीनियर्स भी दो तरह के आते हैं। वी हैव अ पोर्सलिन वीनियर्स, जो पोर्सलिन है वो ज्यादा उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा सेरेमिक जो है, सो दे हैव एस्थेटिकली वो शाइनिंग भी रहती है एंड स्टेनिंग कंपैरेटिवली कम होती है, बिकॉज आपको पता है कि वी आर हैविंग इंडियन जो हमारा फूड है वो मसाले एंड हल्दी एंड एवरीथिंग। जो सेकंड टाइप है रेजिन रेजिन वीनियर्स होते हैं, उनमें थोड़ी सी स्टेनिंग विद टाइम आ जाती है composites raisins में, so they are sustained, मतलब they can take up the some sort of stains, you know. So डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम वीनियर्स को डिटेल में समझें, I would like to ask you कि दांतों का एक्चुअल रंग होता क्या है? क्या ये प्योर वाइट होते हैं? So we are God's creation, you know. तो हमारी स्किन कलर वो कभी सेम होता है नहीं होता। सो इट्स द सेम थिंग लाइक दिस, यू नो, कि जो दांतों का कलर है इट डिपेंड्स कि हमारा जो दांतों की जो ऊपरली परत है इनेमल वो कितनी थिक है। जैसे हमने देखा जो फेयर होते हैं लोग, उनके दांत इतने वाइट नहीं होते। सो द रीजन बीइंग कि उनके हम कहते हैं कि ये बनावट ही है, कि वो जो ऊपर वाली लेयर है इनेमल कंपैरेटिवली थोड़ी सी पतली होती है, एंड जिससे कि डेंटिन का नॉर्मल कलर जो है येलो होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है उसमें। एंड जिसमें वो जो थोड़े से होते हैं बीटिश कलर, हाँ बीटिश जो भी है, उनमें वो थोड़ी सी थिक होएगी एंड उनके दांत वाइट होंगे। सो इट इज ये नेचुरल है। पर तमन्ना सबको है कि दांत एकदम खूबसूरत सफेद होने चाहिए। ये तो है, वहाँ पे आपके एस्थेटिक्स आते हैं, एस्थेटिक्स आते हैं। दिस इज दैट इज फ्रॉम वेयर वी कम टू बी, दिस इज एन आर्टिस्टिक, वो कहते हैं दिस इज अप्रोच ऑफ द डॉक्टर्स की भी यहाँ पे अपने पूरी आर्टिस्ट जो है अप्रोच दे कैन खूबसूरती आप प्रदान करते हैं। तो वीनियर में एक्चुअली एक दांत अगर हम लें, बेसिकली अंडरस्टैंड करें, तो दांत का सबसे आगे वाले सरफेस को हम ग्राइंड कर देंगे अराउंड 0.3, 0.4 mm, 0.5 mm, बहुत पूरा एनामल नहीं, खाली ऊपर का एक हल्की सी एनामल ही कोई करेंगे नहीं, पर पूरा एनामल नहीं हटाएंगे, पूरा नहीं हिलाए ना, नहीं पूरा नहीं, इट्स जस्ट 0.5 mm। जो आजकल वीनियर्स की थिकनेस आ रही है 0.5, 0.6 to 1 mm तक मैक्सिमम आ रही है वीनियर्स। सो दे आर जस्ट अ सिंपल लेयर, सो टू गिव अ ग्लॉसी लुक टू योर टीथ, यू नो, दैट्स इट। सो ये वीनियर्स कब तक लास्ट करते हैं? जो मैम ये है वीनियर्स जो जैसे ये कंपनीज वाले कह रहे हैं, जो पोर्सलिन वाले वो कह रहे हैं लास्ट फॉर 10 to 20 years ऑल्सो। सो वीनियर्स या एंड जो पोर्सलिन वाले हैं, जो रेजिन वाले हैं, दे कैन लास्ट फॉर 8 to 10 years, डिपेंड्स। बट उसके लिए हर चीज़ की आपको देखभाल जिस हिसाब से, सो वी कैन नॉट टेल द पेशेंट कि दिस विल लास्ट फॉर 10 years। अगर हमने कह दिया पहले कुछ गड़बड़ होगी तो दे आर गोइंग टू पकड़े जाएंगे। बट वो है सेफ। एंड द सेकेंड इज कि डिपेंड्स हाउ मच केयर यू टेक, प्रॉपर ब्रशिंग करनी है, उसकी क्लीनिंग करनी है। अगर आप वीनियर्स लगा के कुछ ना कुछ कर ही जा रहे हैं, एंड सेकेंडली हम उसकी थोड़ी सी वो हो जाती है कि हार्ड सर्फेसिस को, चीज़ों को थोड़ा सा
we have to modify also when you are putting something extra in the mouth. देखो नेचर को नेचुरल चीज़ की सब्स्टिट्यूट करोगे, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस तो करने होंगे. अच्छा. So otherwise veneers are the good option and it's less invasive than the crowns. Crowns भी लगाते हैं तो उसमें क्या था, all the surfaces are involved. So this is veneers are coming up for smile designing and everything. Very nice. And doctor, once you lose a veneer, मान लीजिए कि veneer खराब हो गया due to any which reason, Yeah. तो वो veneer remove होके replace हो जाएगा या दोबारा से उसकी फिर grinding होगी दांत की? और नहीं, उसी पे फिर impressions को clean करके, because जब veneer लगाते हैं तो we put some bond वगैरह, bonding वगैरह agents लगते हैं. Adhesives तो लगाएंगे ना चिपकाने के लिए. So adhesive जो लगते हैं उसको clean करके थोड़ा बहुत, मतलब you have to prepare the surface again. And सैंड पेपरिंग तो आप करते हैं, हम किसी भी, आपने फर्नीचर की बात की है तो वी हैव टू क्लीन द सरफेस एंड वी कैन टेक द इम्प्रेशन अगेन एंड वी सेंड इट टू द लैब एंड द veneers will come. Veneers will come. Yeah. This is a beautiful, nice discovery. Yeah, it is. It opens out. कई लोगों के लिए ये रास्ता खुल गया. आजकल तो जो फिल्म इंडस्ट्री, आई थिंक इंडस्ट्री में तो है ही है, तो बहुत पहले से है. और and now it's common among the public also. They are going towards it, and because they are getting aware of the smile and everything, beauty, aesthetics, everything is it's coming at the top. It's yeah. So dentistry is also a part of beauty industry. Yeah, it is a part of the beauty industry. अच्छा डॉक्टर साहब, कमिंग टू एस्थेटिक्स ऑल्सो, कई, चलो दिस इज ऑप्शनल, यू वांट अ ब्यूटीफुल स्माइल, आपने veneers लगवा लिए. कभी कभी अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि कई बच्चों के टीनेज में या आई मीन इवन अर्लियर बिफोर दैट ऑल्सो देयर टीथ आइदर आर ओवरलैपिंग टीथ हो जाते हैं, या कभी कभी आपने देखा होगा कई बच्चों के दांत आगे की तरफ होंगे, वो मुंह भी नहीं बंद कर सकते, या अपर जॉ के या लोअर जॉ के. एग्जैक्टली. और हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो कई बच्चे बेचारे वो ब्रेसेस लगा के, लोहे की तारें लगा के स्कूल आते थे. दे वुड फील वेरी कॉन्शियस ऑल्सो, बट ऑल द सेम इट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो, बिकॉज जब दांत की अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो वो फंक्शन, नो डाउट एस्थेटिकली बच्चा, साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत होता है. जब बच्चा मुंह बंद नहीं कर पाता है, व्हेन यू कंपेयर विद समबडी दैट द अदर पर्सन इज स्माइलिंग एंड लुकिंग गुड, एंड बच्चे में कॉन्शियस तो बच्चा होएगा ही ना. एंड फॉर दैट वी नीड टू गो, जो अगर इतनी ज़्यादा उसकी अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है, देन वी कैन शुड गो फॉर ब्रेसेस. एंड दैट टू एट अप्रोप्रिएट टीनेजर्स है तो उसमें ही ब्रेसेस लगवानी चाहिए, ताकि उसका सारे के सारे टीथ, इट इज़ नॉट द आगे पीछे, बिकॉज देन वी हैव टू डू सो मच थिंग. एस्थेटिक के साथ साथ उसके फंक्शनल भी उसको करना है. पर ब्रेसेस तो तब है ना डॉक्टर साहब जब सारे के सारा ही जॉ, जैसे जॉ लाइन ही थोड़ी डिस्प्लेस्ड है. नहीं, इतना नहीं है. इट्स नॉट लाइक कि अगर आप जैसे कह रहे हैं कि दांत सारे बाहर हैं आपके, अगले 5-6 दांत बाहर हैं, तो ब्रेसेस चाहिए. ब्रेसेस उनके लिए, एंड फॉर दैट वी नीड टू एक्सट्रैक्ट 1 or 2 टीथ ऑल्सो अपर जॉ के, टू क्रिएट अ स्पेस. सो उसके वो हो जाएगा कि दैट विल बी अ परमानेंट. veneers की तो फिर आगे 10-20 साल के, और बच्चे के में, टीनेजर्स में अगर मैं कहूँ मैं veneers लगाऊं तो पर्सनली फीलिंग तो नहीं, वो तो अभी तो वो स्टेज इट नहीं है. सो आई वांट फॉर दैट वी नीड एन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट. अब आप जैसे कह रहे लोहे की, वो अब आगे वही है. साइंस के साथ वी हैव क्लियर ब्रेसेस भी आ गए हैं, दे आर नॉट विजिबल, और एक इनविजिबल अलाइनर्स आ गए हैं. उसके लिए क्या है कि यू जस्ट हैव टू वेयर इट, ट्रांसपेरेंट आती हैं, ट्रेज आती हैं, यू हैव टू पुट इन योर टीथ स्टेप बाय स्टेप. बट दैट, उसमें एक प्रॉब्लम है, दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द डेंटिस्ट, इट इज़ कंट्रोल ऑफ द पेशेंट्स, बच्चा या उसके पेरेंट्स. अगर बच्चा वो अलाइनर्स नहीं पहनेगा तो रिजल्ट्स कहाँ से आएंगे? सो देयर आर अप्रोचेज, ऑर्थोडोंटिक्स में भी अप्रोचेज आ गई हैं. सो इट्स लाइक दिस ओनली. गुड. और डॉक्टर साहब जो कभी कभी दांत आगे पीछे आए होते हैं बच्चों के, मीन्स दे डोंट नीड अ ब्रेसेस में भी, मतलब जैसे कभी कभी लोअर जॉ में हमने देखा है कि दैट अलाइनमेंट, वो जो एक सीधे लाइन में दांत आने चाहिए वैसे नहीं होते, कुछ आगे हैं, कुछ अंदर हैं, कुछ ओवरलैप में हैं. तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट एस्थेटिकली आप करें? मैम उसके लिए भी पहले तो द थिंग इज कि जब भी शुरू व्हेन द पेरेंट्स सी कि बच्चे के दांत आगे पीछे हो रहे हैं, तो दे शुड कम टू द डेंटिस्ट. वी कैन सी समटाइम व्हाट हैपेंस इज कि वो जो दूध वाले दांत है वो टूटे नहीं होते, सो वो वहीं पे प्लेस में होते हैं. एंड जो वो दूसरा मैंने आपको पहले भी बताया था, सो द परमानेंट टीथ चेंजेस द उसके. एंड सेकेंडली द साइज ऑफ द जॉ
एंड द टूथ की जो हर एक टूथ की भी एक वो मीजियल डिस्टल एक विड्थ होती है। तो कई बार वो विड्थ जो जितने टीथ है हमारे वो विड्थ वो हमारा जो अकोमोडेट नहीं कर पा रहा। सो दिस इज द रीजन कि वो दांत वो जहाँ पे उसको स्पेस मिलेगी सो वो उस जगह पे चले जाएगा। आगे पीछे दांत होंगे तो देन वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द टीथ, स्पेस बनाएंगे एंड देन वी कैन डू इट। एंड उसके लिए आई प्रेफर गोइंग फॉर एन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट रादर देन डूइंग एनीथिंग एल्स या क्राउन वगैरह वो नहीं हुआ है। तो अगर आपके ऐसे आगे पीछे दांत है तो यू शुड गो फॉर अ प्रॉपर ऑर्थोडोंटिक। तो उसके लिए क्या एज राइट है? मतलब मैम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के there are two parts. One is the removable functional appliances रहते हैं that you can start at the age of 8-9 years also. That उसका best part ये है कि functional appliances they are difficult to bear basically कि वो but उसका फ़ायदा ये है कि they help in the promoting bone growth also. Sometimes देखते हैं कई लोग बच्चों की chin जो होती है बहुत छोटी सी रहती है। So जब उनका प्रोफाइल देखते हैं from the side profile you can make it's a proper कॉन्वेक्स चीज़ आ गई, चिन अंदर है। सो जो फंक्शनल अप्लायंसेज हैं वो उसमें बाइट ब्लॉक्स बना के सो दे टेंड टू मूव योर चिन अहेड। मसल्स तो हैं, बॉडी की ब्यूटी यही है कि जिस चीज़ को आप यूज़ करोगे वो उतना ही ग्रो करेगी, उतना ही वेल डेवलप्ड। या सो ये चीज़ एट एज ऑफ 8-9 इफ देयर आर सम स्केलेटल प्रॉब्लम्स जैसे बोनी प्रॉब्लम्स हैं या कई बार ये ऊपरला मैक्सिला बहुत प्रोमिनेंट बोन प्रोमिनेंट है तो उसके लिए वी प्रिस्क्राइब गो फॉर फंक्शनल अप्लायंसेज। उसके साथ की है कि वो आपकी बोनी चेंजेस भी ले आते हैं। एंड इफ दैट स्टेज हैज़ बिन पास्ड जैसे 13-14 साल हो गए तो उस टाइम एडोलेसेंस में सबसे अच्छा फंक्शनल अप्लायंस वी पुट इन द एडोलेसेंस। आजकल एडोलेसेंस वैसे 9-10 ईयर्स पे आ गई है, इट हैज़ गॉन डाउन ना। सो फॉर दैट वी गो फॉर देन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। तो ये फंक्शनल अप्लायंसेस क्या रहते हैं? फंक्शनल अप्लायंसेज जैसे हमारे डेंचर्स होते हैं मुंह में डाल सकते हैं, इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द पेशेंट कि वो होते हैं कि मुंह में जैसे तार है एंड यू कैन रिमूव इट while eating. जैसे ब्रेसेस दे आर फिक्स्ड, दिस इज अ फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिस्ट, इट मीन्स यू कांट रिमूव इट। एक बार चिपक गए दांतों में वो ब्रेसेस रहते हैं, जो ब्रैकेट्स होती हैं वो बॉन्डिंग एजेंट के साथ फिक्स कर देते हैं। वो बच्चे सिर्फ ब्रेक करते हैं, वायर को ब्रेक करते हैं जो या फिर कुछ अगर डाइट उनकी कुछ खा लें कोई हार्ड चीज़ या समथिंग लाइक दैट, द ब्रैकेट्स कैन ब्रेक, अदरवाइज दे रिमेन्स विद द पेशेंट डे नाइट। जो ये रिमूवेबल जो फंक्शनल अप्लायंसेज हैं you can remove it, you can clean it. So when you go to the school, sometimes you are feeling uncomfortable, you can remove it for some time and then you can reapply. So they are removable basically. This is a removable orthodontist and the other thing is braces are the fixed one. अब ये ऐसा नहीं रह गया कि जैसे दांत मिल गए प्रभु से Exactly. वैसे ही लेके सारी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। So you can have the best set of teeth exactly with the right kind of knowledge and right time to visit. That is very important. Right time is very yes. important, very very important. And I guess कि ये तो पेरेंट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को, जैसे आप कह रहे हैं कि एडोलेसेंस अब आजकल प्री मैच्योर आ रहा है, तो 8-9-10 years of एज में जैसे ही परमानेंट टीथ आते हैं, पेरेंट्स हैव टू बी वेरी केयरफुल और उनको आपके पास जल्दी से जल्दी बच्चे को लाके एक ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए इससे पहले कि थिंग्स को out of control. And you believe me, after the orthodontic pre and post, you see the picture of the patients. It's amazing. It is amazing. It's that of course. Yeah. That of and course this boosts up the confidence of the child. Obviously. No? Obviously. Yeah. That is, So ये that's तो very होता है. right. Definitely. एक और डॉक्टर साहब बात देखी गई है कि कभी-कभी सारा दांत ठीक है, बट सामने के दो, you call it diastema or something? Diastema, दो दांतों के बीच में दो gap दांतों है. के बीच में काफी बड़ा गैप होता है और वो दो दांत सामने के थोड़े से बड़े और आगे को होते हैं, जिसको हम लेमैन लैंग्वेज में रैबिट टाइप टीथ भी कहते हैं या खरगोश जैसे दांत कहते हैं। तो उसके लिए क्या इलाज है? वैसे जो ये कहते हैं जो बीच में स्पेस है, ये तो मिथ बड़ी है कि अगर इफ यू हैव अ डायस्टेमा बड़ा ही पैसा आएगा। So
कई लोग तो कहते हैं कि लेट इट बी, पूरा मत बंद करना। अच्छा, पैसे ना कम हो जाए, पैसे ना कम हो जाए, सो जस्ट वांट कि थोड़ा सा पार्शियल देखे। अगर हाँ, यस, इफ इट्स एबनॉर्मली ज़्यादा, सो फॉर दैट वी कैन, वो अगर थोड़ा होगा, थोड़ा करना, वी कैन गो फॉर कंपोजिट, दैट इज कंपोजिट रेजिन से थोड़ा सा बंद कर सकते हैं रेजिन्स के साथ। बट उसमें ये हो जाता है कि दैट इज अ नॉन इन्वेजिव, वो इतना मतलब उसके साथ मटेरियल, आजकल बड़े अच्छे मटेरियल्स आ रहे हैं, सो वी टेंड टू सी कि वो कैसे उसको बंद डायस्टेमा क्लोज करके वो कैसे लुक आएगी। एंड सेकेंडली कई बार हो जाता है कि व्हेन वी क्लोज इट देन द पेरेंट्स आर, पीपल आर नॉट हैप्पी विद इट, देन वी कांट अनडू सर्टेन थिंग्स, एंड वंस इट्स डन। और रेजिन, ये कंपोजिट्स का ये होता है, यू कैन गिव अ ट्रायल, दे कैन कीप इट अबाउट 2-3 ईयर्स जब तक चलता है, बिकॉज इट हैज बेसिकली अगले टीथ के एस्थेटिकली है। हाँ. तो अगर हमने उसको कंपोजिट्स लगाना है, सो वी टेल द पेशेंट डोंट बाइट और do any bite a biscuit or any hard thing with the front teeth, because it's going, वो unsupported है, unsupported. So diastema can be corrected with the composites, that is a non-invasive. अगर आपको बाकी नहीं छेड़खानी करनी तो you can go for veneers also, उसके साथ भी हो सकते हैं। क्राउन्स लगा लेंगे, क्राउन्स फिर और इन्वेजिव हो जाएगा, सारे टीथ को ऑल सर्फेसिस करेंगे। एंड फाइनली तो है ही है कि दैट इज द ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात की दांतों के आकार की, शेप की, पर कभी कभी दांतों का टेक्सचर भी बड़ा या तो चौकी सा होता है या रफ सा होता है, और देखने में वो जैसे ग्लॉसी शाइनिंग टीथ वैसे वाली फीलिंग नहीं आती, तो उसके लिए आप एस्थेटिकली कैसे उसको इसका पहले तो रीज़न ये है व्हाई दिस हैपेंस। जो ये चौकी फ्लेवर है, ये जो हमारी इनेमल है उसकी बनावट, व्हेन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन फेज, इनेमल जब बनती है जो मिल्क टीथ की, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुरू हो जाता है। सो उसके टाइम के दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन मेन, क्योंकि फ्लोरोसिस हो जाते हैं। फ्लोरोसिस दैट इज अगर हाई फ्लोराइड कंटेंट आ जाएगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अदरवाइज वी आर सेइंग कि फ्लोराइड इज गुड फॉर टीथ, यू नो। पर अगर एक्सेसिव फ्लोराइड हो तो उससे क्या होता है कि जो इनेमल हमारी बनती है, तो दैट उसकी जो बनावट में, तो फॉर्मेशन में देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड प्रॉपर वो ग्लॉसी फ्लेवर जो फिनिश आती है इनेमल से, सो देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन दैट फॉर्मेशन ऑफ इनेमल। सो वो एक दूसरा एक होता है हाइपोप्लास्टिक टीथ है, वो भी एसोसिएटेड विद सो मेनी डिजीजेज, जो सिस्टेमिक जो हमारी कोई बीमारियां आती हैं उसके, अगर वो सिंड्रोम्स होते हैं बच्चों में, कई तरह के सिंड्रोम्स, सो दैट इज बेसिकली ड्यू टू द उसकी फॉर्मेशन जो है इनेमल की, इसकी वजह से चौकी हो जाते हैं, वाइट ब्राउन पैचेस, वो ब्लीचिंग वगैरह किसी से नहीं जाते। for that also we need to go for veneers only. Yeah, you have to, या फिर अगर बहुत छोटा एक आधा स्पॉट होए तो फिर that we can go for composite resin, वो composite fillings जो लेज़र fillings होती हैं उससे भी करेक्ट कर सकते हैं, और या फिर हम veneers दे देते हैं। अगर लगता है कि there is a ज़्यादा ही टूथ स्ट्रक्चर साइड से भी खराब है, पूरा हाइपोप्लास्टिक टीथ है, देन वी हैव टू कट डाउन ऑन फ्रॉम ऑल द सर्फेसेस। तो फिर हाइपोप्लास्टिक क्या होता है? हाइपोप्लास्टिक मीन्स कि प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टूथ नहीं है। अच्छा, इनकम्प्लीट फॉर्मेशन ऑफ द टूथ, एंड वो ब्राउनिश कलर का होता है, एंड दैट कैन बी जैसे फ्लोरोसिस, द सेम थिंग, यू नो, कि वो एनामल आपकी अच्छी नहीं बनी, एंड उसकी वजह दैट इज जो चीज़ की बनावट में, इट कैन बी जेनेटिक ऑल्सो। सो जिस चीज़ में बनावट में ही प्रॉब्लम आ गई, फिर उसको तो फिर वी हैव टू करेक्ट इट आर्टिफिशियली ओनली। सो उसके लिए वी कांट गो फॉर ब्लीचिंग। ऐसे ब्लीचिंग, येस वी कैन गो फॉर ब्लीचिंग, वो अगर कोई टेम्प्रेरी स्ट्रेन्स है, या फिर कोई मैरिज से पहले लड़कियों को होता है कि हमारे दांत नहीं है, जैसे वी गो फॉर फेशियल ब्लीच, यू नो। सो इट्स द सेम थिंग एज अ प्रोफेशनल ब्लीचिंग एट द क्लिनिक साइड पे करते हैं, एंड दैट सम पीपल आर टेकिंग द ब्लीच एट होम ऑल्सो, आजकल वो भी करते हैं, बट वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी होते होंगे? सेंसिटिविटी हो सकती है, सेंसिटिव बिकॉज एनामल डैमेज हो सकता है। सो इसके भी ये है कि द कलर ऑफ द टूथ, उसके शेड्स जो ब्राइटनेस के 1 या 2 डिग्री इम्प्रूव होंगे। यू कांट मेक इट लाइक द veneer। डॉक्टर साहब, हाइपोप्लास्टी से मुझे एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा था कि कई बार हमने देखा है कि कईयों के दांत बहुत छोटे होते हैं, दे आर स्मॉलर दैन द यूजुअल टीथ,
तो वो भी हाइपोप्लास्टिक टीथ है, उनको भी हेल्प किया जा सकता है कि दैट इज नेचुरल? दैट इज नेचुरल, दैट वी कैन, जो बहुत छोटे उनको हम बोलते हैं माइक्रोडोंशिया। माइक्रोडोंशिया इसकी साइज ऑफ, या फिर देखते हैं कि जो हमारे अगले वाले दांत हैं दे आर ह्यूज, है ना, एंड द सेकंड इट डिपेंड्स, इट्स अ फॉर्मेशन। सो दिस इज नथिंग टू, हाइपोप्लास्टिक इज कि उसकी इनामल की फॉर्मेशन में जब हो जाता है एंड उसमें इनामल नहीं प्रॉपर बनती, जो सेल्स नहीं बनते, सो दे कैन गिव यू ब्राउनिश येलोइश ऐसी हो जाएगी फिनिश, दैट इज नोन एज हाइपोप्लास्टिक। जो स्मॉल साइज, सारे टीथ स्मॉल है, दे विल बी द स्मॉल वाइट कलर के होंगे, बट द साइज जैसे दैट इज जेनेटिक माइक्रोडोंशिया, द साइज ऑफ द टूथ इज स्मॉल। उसके लिए भी कुछ किया जा सकता है या वो भी तो विद ऑल एस्थेटिकली, ये क्राउन ब्रिजिंग यही चलेगा, मींस वो सारे दांतों के ऊपर क्राउन। तो फिर वो, फिर अगर आपकी मोलर्स में तो वी डोंट, अगर उनकी प्रॉपर मेस्टिकेशन है, देन व्हाई टू जस्ट डिस्टर्ब एवरीथिंग फॉर द सेक, तो ना ही छेड़ा जाए, ना ही छेड़ा जाए। इट इज बेटर टू लिव विद द ओरिजिनल, बिकॉज माइक्रोडोंशिया अगर डिटेक्ट होगा तो वो तो बच्चों में ही हो जाएगा ना, इट्स इन द स्मॉल एज ओनली। फॉर दैट we don't you don't advise, we just want to go for conservative as much as we can do it. Sometimes there बच्चों में कई teeth missing, permanent missing होते हैं, अच्छा, आते ही नहीं है। या सो उसके लिए we can replace the tooth, but artificial लगा सकते हैं, but otherwise microdontia को we leave it like this for some time. जब बड़े होंगे then we can see the aesthetic things. So many things, you know, everywhere there is a चलिए, now we have already made our smiles beautiful with lovely color of the teeth, एक जैसे even दांत, and even the alignment of the teeth has been taken care of. पर जब हम ये कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे थे तो आपने गम्स के ऊपर भी कहा कि गम्स का कलर भी, मसूड़ों का रंग भी मैटर करता है। कभी कभी हंसने के टाइम पे मसूड़े दिखते हैं एंड दैट इज नोन एज अ गमी स्माइल। और आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा बहुत लोगों के मसूड़ों का कलर ब्राउन होता है, ब्लैकिश होता है, ब्लैकिश। सो दे, और ये पीपल आर कॉन्शियस अबाउट दैट। सो दिस इज लाइक द कि जो हमारी स्किन में जो मेलानोसाइट्स होते हैं वो गम्स में भी होते हैं। इन सम पीपल they are more active and produce the pigmentation. I see. So जो वो pigmentation है that we take it, वो अगर नहीं ज़्यादा problem किसी को तो we can just tell them कि let it be. पर yes, कई बार होता है कि gums में black spots आने शुरू हो जाते हैं। It's not like शुरू से नहीं है जो ये मेलान वो it comes within मतलब महीना 2-4 महीने पहले आने हैं। तो that is a For that, it is a matter of concern. उसके लिए we have to see कि ये melanocytes कई कैंसरस या ऐसा तो नहीं कुछ आ रहा। So for that, so it depends कि वो नॉर्मल है, melanocytes नॉर्मल है, उसको हम नहीं कुछ करते। अगर कुछ करना है, if you are very conscious aesthetically, yes, then we go for a laser treatment. लेज़र से क्या कहते हैं, वो जो ऊपर वाली सरफेस है उसको लेज़र से रिमूव करके एंड जब हीलिंग होती है तो then the normal pink color comes. If it is just the melanocytes की वजह से पिगमेंट है तो अदरवाइज नहीं है। अगर कोई स्पॉट्स हैं या फिर एक्सेसिव जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके गम्स भी ब्लैक हो जाएंगे। निकोटिन प्रमोट्स मेलानोसाइट्स की फंक्शनिंग को वो करते हैं, तो उनके गम्स, जब स्मोकर्स के, क्रॉनिक स्मोकर्स के गम्स आप ऑब्जर्व करना, उसकी टंग, ये गम्स, they are black. Lips also are black in color. So slightly black lips. And ये चीज़ फिर अल्टीमेटली उसको कैंसर की तरफ लेके जाएगी। So there are two types. अगर तो देख रहे हैं कि कई सालों से it's the same gum color, it's the same blackish, so that we can leave it like that. So उसको हम interpret नहीं करेंगे, कुछ उसको intervene नहीं करेंगे उसके लिए। So डॉक्टर साहब, गम्स का कलर भी चेंज किया जा सकता है वैसे? Do we have anything to make the gums brighter, या जो थोड़े से डार्क कलर के मसूड़े हैं उनको पिंकिश बना लिया जाए किसी तरह? मैम ये तो ट्रायल, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। वो है कि ब्लैकिश को करेंगे, अदरवाइज तो जो उसकी नॉर्मल कलर है उसको नहीं करना चाहिए। तो यहाँ फिर ऊपर वाली सरफेस को वी कैन विद द लेजर, इट्स जस्ट वी कैन ट्राई इफ इट ब्रिंग सम चेंजेस इन दैट। तो बेसिकली भी जो ये हम लेजर जो थेरेपी करते हैं दैट इज फॉर द ब्लैक कलर गम्स की, व्हेन द पीपल आर कॉन्शियस अबाउट देयर कलर ऑफ द गम्स। डॉक्टर साहब, कभी कभी मसूड़ों की बात करते करते आपने रियलाइज़ किया होगा कि कभी कभी कईयों के मसूड़े बहुत मोटे होते हैं और देखा जाता है कि वो जो उनके अपर लिप है वो भी कभी कभी मसूड़ों के ऊपर ही रह जाता है। स्माइल में वो सारे मसूड़े बाहर आ जाते हैं, अक्सर अपर जॉ के।
Yes. तो उसके लिए क्या ये भी तो solution ये है हमारे कंडीशन है पास? जो ये मसूड़े मोटे मोटे होते हैं, दे कैन बी, इसके भी काफ़ी रीजंस हो सकते हैं. सो इट कैन बी विद द मेडिकेशन के, जैसे एपिलेप्टिक ड्रग्स के उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से वो ब्लीड भी कई बार करते हैं. तो अगर मसूड़े ज़्यादा मतलब मोटे मोटे लग रहे हैं, दैट इज़ जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया, उसको हम सर्जिकली भी रिमूव मतलब कटिंग करके वी कैन गिव द कंट्यूरिंग कर सकते हैं. दैट इज़ ए जिंजाइवोप्लास्टी, मतलब दिस इज़ अ स्लाइटली सर्जिकल प्रोसीजर, बट इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है. वी कैन गिव कंटूर टू द, जैसे टीथ की डिज़ाइनिंग करते हैं तो गम्स को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, कंटूरिंग कर सकते हैं, उसको प्रॉपर शेप दे सकते हैं. आई नो, थोड़ी सी कटिंग करके ओवर जो ज़्यादा बल्कि है, सो वी कैन स्क्रैच इट ऑफ. तो मतलब ये भी एक छोटा सा ही प्रोसीजर It's है, a ऐसे small कोई बहुत procedure, लंबा nothing चौड़ा हाँ, प्लास्टिक सर्जरी वाला ऐसा प्रोसीजर कुछ नहीं है, बट इट कैन टेक 2 or 3 सिटिंग्स ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितना की वो सिवियर है प्रॉब्लम. बट इट इज़ नथिंग लाइक दैट, बट इट कैन बी करेक्टेड, कंटूरिंग कैन बी डन. कंटूरिंग कैन बी डन. सो दैट इज इट. डॉक्टर साहब, कभी कभी कंफ्यूजन ये रहता है कि ये डेंटल उसमें आएगी कि ये प्लास्टिक सर्जन का फील्ड है, ये किस तरफ जाना है. सो नाउ इट इज़ वेरी क्लियर कि ये आपके गम्स के स्पेशलिस्ट जो पेरियोडोंटिस्ट होते हैं, सो दे आर इसको गम्स के ही रिलेटेड स्पेशलिस्ट है. So we can always do that. Thank you so much, Dr. Navneet ji, for being with us and giving us this beautiful knowledge about dental aesthetics and दांतों को खूबसूरत बनाना. और आई थिंक किसी के भी चेहरे पे जो आपकी सबसे ज़्यादा ब्यूटी को ऐड करने वाली चीज़ है वो है आपकी मुस्कुराहट. और अगर वो मुस्कुराहट खूबसूरत बन जाए तो खूबसूरती तो अपने आप ही ऐड हो जाएगी, अपने आप ही आपके साथ जुड़ जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इट्स माय प्लेजर. थैंक यू सो मच डॉक्टर जसलीला. हमने अपने इस सीरीज़ में कोशिश की कि हम आपको 4 अलग अलग एपिसोड्स में हमारे दांतों के साथ जिस तरह की भी हेल्थ प्रॉब्लम्स या समस्याएं आती हैं उसके बारे में हमने आपको कंपार्टमेंटलाइज्ड डिवाइड करके बताया कि कैसे राइट फ्रॉम द बिगनिंग दांतों की केयर से लेके क्योर से लेके हेल्थ से लेके एस्थेटिक्स और दांतों के साथ होने वाली और बीमारियों का कैसे ख्याल रखा जाए, कैसे अपनी कंप्लीट देख रेख की जाए. पर फिर भी हो सकता है कि हमसे कुछ ऐसा मिस आउट हो गया हो जो आपके माइंड में एक डाउट हो या एक शंका हो. तो आप उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सारे क्वेश्चंस लिख सकते हैं, जिसको डॉक्टर नवनीत जी अपने आप आपको आंसर देंगे उसके बारे में. सो आप इस चीज़ का पूरी तरह से लाभ उठाइए. और डॉक्टर नवनीत जी के साथ जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में आप अपने सारे क्वेश्चंस लिख के ज़रूर भेजिएगा.